Hello and welcome as we advance our discussion on production planning and control towards aggregate planning. Now, up till this point, we have seen that the planning can be broadly divided into three phases, three categories, three dimensions, three levels, which generally we know by names: long-term planning, medium-term planning, and short-term planning. Then we tried classifying them in a more appropriate manner. Instead of calling it long-term, we started calling it strategic, because time is not a specific cutoff point. Time is not a specific cutoff point for planning horizons, that this will be medium and this will be long term. There are instances where long term planning is 2 years plus. There are instances where long term planning is 4 years plus. There are instances where medium term planning ranges from 6 months to 2 years. There are instances where medium term planning ranges from 1 year to 5 years. So time cannot be a good cutoff point or good mark for segregating or differentiating different plannings. So we went in for another classification, another justification, wherein long-term planning was classified as strategic planning, which senior level management does. यहाँ पे इस तरह के डिसीजंस होते हैं जो 5 साल, 10 साल, 20 साल में एक बार लिए जाते हैं, जिनमें खूब सारा पैसा लगता है. तो इसलिए जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, जिसके अंदर कंपनी की इमेज बन सकती है या बिगड़ सकती है, तो इसलिए जनरली मीडियम लेवल मैनेजमेंट ये डिसीजंस नहीं लेता. ये डिसीजंस कौन लेता है? सीईओ, सीनियर लेवल मैनेजमेंट लेता है. देन देयर आर मीडियम लेवल मैनेजमेंट, जो जनरली बिजनेस की लॉजिस्टिक्स अच्छी चलती रहे, ऑपरेशंस अच्छे चलते रहें, टाई-अप्स अच्छे चलते रहें, उसके लिए लिए जाते हैं. वो हमने क्या कर दिए थे? टैक्टिकल लेवल प्लानिंग. वो जनरली फिर क्या हो गई, अगर उसकी हम टाइम पैरेलल्स देखें तो फिर वो जो मीडियम रेंज प्लानिंग है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट करता है, और उसमें डिसीजंस किस तरह के होते हैं, एडवर्टाइजिंग किस तरह की होएगी, कौन से हीरो हीरोइन को साइन अप कर लिया है, कौन सी सेलिब्रिटीज़ को साइन अप कर लिया है, कोई प्रमोशनल कैंपेन्स लॉन्च करनी है क्या, वो सारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट का हो गया, मीडियम रेंज प्लानिंग हो गई. क्योंकि आज मैं पैकेजिंग चेंज करता हूँ, कलर स्कीम चेंज करता हूँ अपने प्रोडक्ट की, तो ऐसा नहीं है कि वो आज चेंज कर दी, कल फिर चेंज कर दी, 2 महीने बाद फिर चेंज कर दी. तो इट इज़ अ लॉन्ग टर्म डिसीजन. हाँ, इतना भी लॉन्ग नहीं है कि हम उसको, यहीं पे वो डिफरेंस आता है कि अगर हम मैगी का आज कवर देखें, मैगी की जो पैकेजिंग आ रही है, वो पैकेजिंग 25 साल, 30 साल, 35 साल से जब से हम मैगी को देख रहे हैं, सेम पैकेजिंग आ रही है, सेम येलो कलर का पैकेज होता है, उसके ऊपर रेड कलर में की स्कीम में मैगी लिखा हुआ होता है. तो क्या अब हम उसको लॉन्ग टर्म डिसीजन कहने लग जाएं? क्योंकि वो तो 35 साल से चल रहा है. तो इसका मतलब 35 साल पहले जब किसी ने डिसाइड किया था कि हम येलो कलर का पैकेट रखेंगे और रेड कलर का उस पर मैगी लिखेंगे, तो क्या वो लॉन्ग टर्म डिसीजन सोच के लिया था? वो क्या था? एक मीडियम टर्म या टैक्टिकल डिसीजन था. तो इसलिए लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म को हम ये जो टाइम फ्रेम में बांटते हैं वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है. तो हमने जब प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल शुरू किया था तो हमने दूसरे क्लासिफिकेशंस लिए थे, स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल एंड ऑपरेशनल. कि ये जो पैकेजिंग कैसी होएगी, ये कोई लॉन्ग टर्म नहीं था, ये कोई सीईओज ने डिसाइड नहीं किया था, ये तो एक मीडियम रेंज प्लान था. उन्होंने सोचा कि ये पैकेजिंग है, अपन 2 साल, 4 साल, 5 साल इससे चलाएंगे, फिर जैसा भी टाइम होगा. पैकेजिंग कभी भी ऐसी नहीं बनाई जाती कि इन्फाइनाइट टाइम के लिए मैं यही रखूंगा. ऑब्वियसली मैगी ने भी उस पैकेजिंग को चेंज किया. पहले आती थी जब वो एक क्यूब आता था, उसके अंदर एक ब्रिक आती थी, अब वो आपके 12 ब्रिक के आने लगे, 8 ब्रिक के आने लगे. तो दे हैव चेंज्ड. बट आइडिया इज कि अब अगर हम टाइम फ्रेम में लें तो ये 35 साल का चल गया डिसीजन, तो ये लॉन्ग टर्म होना चाहिए. जबकि लिया गया तब ये लॉन्ग टर्म डिसीजन नहीं था, ये तो एक मिडिल लेवल मैनेजमेंट ने लिया था. पैकेजिंग डिजाइन कराई उन्होंने अपनी एडवर्टाइजिंग कंपनी से, प्रमोशन कंपनी से, और उन्होंने ऐसा डिसाइड किया. सो इसलिए हमने वो वाला क्लासिफिकेशन यूज करना बेटर समझा. फिर जब उस क्लासिफिकेशन को हमने एक्सपेंड किया तो हमने कुछ और चीजें देखी थी, और प्रीवियस लेक्चर उन्हीं को डिस्कस करते करते जब हम लास्ट लेक्चर तक पहुंचे तो हमने कैपेसिटी प्लानिंग को टच किया था. तो उस होराइजन को अगर हमने छेड़ा था तो हम पहुंचे थे कैपेसिटी प्लानिंग में. अगर याद है तो हमने, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा है तो वो यही था, कैपेसिटी प्लानिंग. कैपेसिटी प्लानिंग को भी फर्दर जाकर के हमने 2 में डिवाइड कर दिया था. हाँ, अगर हम ब्रॉड कैटेगराइजेशन देखें तो लास्ट टाइम भी हमने जो लिखा था वो ये था कि कैपेसिटी प्लानिंग हो जाती है इधर हमारे पास एग्रीगेट प्लानिंग हो जाती है, फिर यहां पे मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल हो जाता है, उसके नीचे हमारे पास एमआरपी आ जाता है, जिसको मैंने कहा था कि फिर विल बी डिवाइडिंग इनटू एमआरपी 1 एंड एमआरपी 2. तो ब्रॉडली इनके बारे में लास्ट टाइम हमने बात की थी,
और अगर मैं इनको यहां पे लिखना चाहूं तो ये किस तरह से हमने क्लासिफाई करके रखे हुए थे, स्ट्रेटेजिक के अंदर इसको डाला हुआ था, टैक्टिकल के अंदर हमने एग्रीगेट को डाला हुआ था, और ये सारे हमने किस में कर दिए थे, ऑपरेशनल में। ठीक है। फिर एक चीज और आई थी लास्ट टाइम कि डिमांड फोरकास्टिंग कहां पे जाएगी, क्योंकि वो भी तो एक प्लान है, वो भी तो एक फोरकास्ट है, वो भी तो हम डिसाइड करते हैं कि कितना बनाया जाए, तो वो कहां जाएगी। तो डिमांड फोरकास्टिंग अगर आपको याद पड़ता है तो हमने यहां पे कहीं रख दिया था, और इसका टाइम फ्रेम क्या कर दिया हमने, पूरा ही कर दिया। डिमांड फोरकास्टिंग स्ट्रेटेजिक का भी पार्ट बनती है, टैक्टिकल का भी बनती है, ऑपरेशनल का भी बनती है। कैसे बनती है, अगर आपको कैपेसिटी प्लानिंग वाला लेक्चर याद है तो उसके अंदर हमारा डिस्कशन हुआ था कि कैपेसिटी प्लानिंग में दो तरह की कैपेसिटीज होती हैं। एक तो होती है डिजाइन कैपेसिटी, और दूसरी होती है हमारे पास सिस्टम कैपेसिटी। ठीक है। तो अब कैपेसिटी प्लानिंग को भी हमने डिजाइन कैपेसिटी और सिस्टम कैपेसिटी में कर दिया। डिजाइन कैपेसिटी क्या थी कि जब हम मशीन लगाते हैं, जब हम फैक्ट्री सेटअप करते हैं, मशीन खरीदते हैं, उस टाइम हमारी डिजाइन क्या है, उस मशीन की कैपेसिटी क्या है। उस मशीन की कैपेसिटी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमने कुछ ऐसा लिया था कि 20,000 यूनिट्स पर मंथ बना सकती है इफ यू रन इट फॉर 16 आवर्स अ डे। तो वो उसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हो गई, डिजाइन कैपेसिटी होगी कि अगर आपने गिवन कंडीशंस में इसको ऑपरेट किया, दैट इज 16 घंटे के लिए चलाया, तो ये 20,000 बना देगी। बट ऑब्वियसली हम 16 घंटे के लिए नहीं चला पाते हैं फैक्ट्री को, तो इसका मतलब डिजाइन कैपेसिटी और सिस्टम कैपेसिटी के अंदर फर्क आ जाता है। तो डिमांड फोरकास्टिंग का जो यहां पे लेवल आएगा इस जगह पे जाकर के, वो कौन से तरह के डिसीजंस हो जाएंगे, लॉन्ग टर्म डिमांड फोरकास्टिंग। कौन सी लॉन्ग टर्म डिमांड फोरकास्टिंग, कि 10 साल 15 साल में हम कहां पे अपने आप को इमेजिन करते हैं। बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं जो लोकल लेवल पे ही ऑपरेट करना चाहते हैं, उनका प्रोडक्ट ऐसा होता है कि वो लोकल लेवल पे ही डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, उनका प्रोडक्ट ऐसा है नहीं कि वो दूसरी जगह जाकर के अपने आप को सेल कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई जना मिठाई की दुकान लगाता है, तो मिठाई एक ऐसा पेरिशेबल प्रोडक्ट है कि उसको हम ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बहुत ज़्यादा दूर वो जाकर के बेचा जाएगा। हाँ, उसके अंदर ऐसा है कि अगर सूखी मिठाई का कोई जना बिजनेस कर रहा है तो वो हो सकता है ट्रैवल कर सके, हम दूर जाकर के उसको बेच सकें, अदरवाइज वो कैसा रहेगा, पास में ही रहेगा। तो इसका मतलब जो अगर आप कोई ऐसे पेरिशेबल प्रोडक्ट के अंदर डील कर रहे हैं, ब्रेड के अंदर डील कर रहे हैं, आप कोई डेयरी लगा रहे हैं, तो ये सारे क्या है, पेरिशेबल प्रोडक्ट्स हैं। इनके अंदर अगर आप डील कर रहे हैं तो आपको एक स्पैन पता होता है कि भाई मैं इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लूंगा। अनलेस आप कोई ऐसी डेयरी स्टैब्लिश कर रहे हैं, अनलेस आप कोई अमूल जैसी, ब्रिटानिया जैसी ब्रांड बन जाएंगे जिसकी ब्रेड्स पूरे इंडिया में सेल होंगी, जिसका मिल्क पूरे इंडिया के अंदर, बटर पूरे इंडिया के अंदर सेल होएगा, आप ऐसी ब्रांड है बन जाते हैं तो दैट इज अ सेपरेट केस। अदरवाइज जब भी कोई जना डेयरी लगाता है, कोई जना ब्रेड बनाता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, तो उसको पता होता है कि मैं इतना बेच लूंगा। बेकरी के जो बिस्किट्स होते हैं वो कैसे बिकते हैं, जनरली कॉलोनी लेवल पे बिकते हैं, और कोई बहुत अच्छी बेकरी है तो एटमोस्ट सिटी लेवल पे बिक जाते हैं, उससे ज्यादा उनका स्कोप नहीं होता है। तो यू हैव सम आइडिया कि अगर मैं एक सिटी के अंदर बेचूंगा तो 10 लाख की पॉपुलेशन है, तो 10 लाख की पॉपुलेशन में एटमोस्ट कितने बेकरी के बिस्किट्स बिक सकते हैं, 10 लाख की पॉपुलेशन के अंदर एटमोस्ट कितना दूध बिक सकता है, उस पूरे बिकने वाले दूध में से एटमोस्ट मेरा शेयर कितना हो सकता है, ये रफ आइडिया हमारे को होता है। फॉर एग्जाम्पल, आज रिलायंस जब भी कुछ इंस्टॉल करता है तो वो फिर वो क्या करता है, वो उन 10 लाख को नहीं देखता है, वो 130 करोड़ को देखता है कि ये 130 करोड़ हैं जिनमें मैं अपना प्रोडक्ट बेचूंगा। यू गेटिंग द डिफरेंस, कि हम जब एक बेकरी सेटअप कर रहे हैं, हम जब एक डेयरी सेटअप कर रहे हैं, हम जब एक लोकल न्यूज वेबसाइट शुरू कर रहे हैं, न्यूज चैनल शुरू कर रहे हैं, तो हमारे को पता है कि मैं सिर्फ एक सिटी की न्यूज डालने वाला हूं, एक सिटी की ही न्यूज अनाउंस कर सकूंगा, मेरे पास इतने रिपोर्टर्स नहीं है। तो उस केस में फिर क्या हो रहा है, आपको पता है कि मेरे को इतने ही लोग देखेंगे, तो जब आप एडवर्टाइजर्स के पास जाएंगे तो आप बताएंगे कि मैं 10 लाख लोगों के अंदर मेरा
सर्कुलेशन है, उन 10 लाख में कितने लोग देख रहे हैं, दैट इज अ सेपरेट इशू। लेकिन वही जियो जब कुछ बात करता है, जियो जब एक न्यूज चैनल लॉन्च करेगा तो उसको पता है कि 130 करोड़ लोगों की मेरी रीच है, कितने देखेंगे दैट इज सेपरेट, मार्केट 130 करोड़ का है। तो ये जो एक टेंटेटिव फोरकास्टिंग हो रही है, तो ये डिमांड फोरकास्टिंग का पार्ट, ये कहां काम आ रही है, डिजाइन कैपेसिटी के लिए। मैं जब एक ब्रेड मेकिंग मशीन लगाऊंगा, मैं जब एक डेयरी लगाऊंगा, तो मेरे को पता है कि मेरे को इतने लोगों को बेचना, इतना लीटर दूध मैं बेच सकता हूं, तो इतनी गाय चाहिएगी मुझे, इतनी मशीन्स चाहिएगी मुझे, इतना टाइम चाहिएगा मुझे, मेरे को सब कुछ आइडिया लग जाता है। वहीं पे रिलायंस जब कोई चीज़ सोचता है तो उसको पता है कि मेरे को 130 करोड़ लोगों के अंदर ये चीज़ सप्लाई करनी होगी। जैसे ही प्रोडक्ट लॉन्च होगा, इस पूरे 130 करोड़ के जोग्राफिकल स्प्रेड में मुझे जाना होगा, तो वो अपनी लॉजिस्टिक्स को भी देखता है, वो अपना प्लांट सेटअप कितना बड़ा होगा उसको भी देखता है, पूरे इंडिया को केटर करने के लिए हमारे को 5 प्लांट 10 प्लांट चाहिएंगे, वो उस चीज को भी सोचता है, डिजाइन कैपेसिटी। तो डिमांड फोरकास्टिंग का ये वाला जो रोल है कि आपको एक टेंटेटिव आइडिया मिल जाए कि कितना हम बेच देंगे। अगेन, जैसे जैसे डिमांड फोरकास्टिंग नीचे आएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम स्ट्रेटेजिक, फ्रॉम लॉन्ग टर्म टू ऑपरेशनल, ऑपरेशनल में MRP 1 की लेवल तक, जैसे जैसे डिमांड फोरकास्टिंग नीचे आएगा वो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होता जाएगा, और जैसे जैसे वो ऊपर की लेवल पे है, टॉप लेवल मैनेजमेंट में, वो थोड़ा सा वेग, थोड़ा सा गाइड करने के लिए है। वो एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि इतना ही बिकेगा, 10 से 12 लाख। अब 10 से 12 लाख हैज अ डिफरेंस ऑफ 2 lakhs, लेकिन जब आप एक मशीन खरीदने जाएंगे तब तो आपको पता होगा, जब आप एक फैक्ट्री डालेंगे तब आपको पता होगा कि 10 से 12 लाख का डालना है तो इतना बड़ा सेटअप होना चाहिए, ये वाली मशीन्स ली जाएंगी, ये वाला। वहीं पे अगर मेरे को पता है कि 10 से 12 हज़ार, तो मैं दूसरी मशीन्स लूंगा। तो आइडिया इज कि डिमांड फोरकास्टिंग यहां से शुरू हो जाती है, क्योंकि वो आपको बताती है कि किस डिजाइन कैपेसिटी का लगाना है। यस, उस डिजाइन कैपेसिटी में अचानक से नहीं बिकता है, रिलायंस का भी अचानक से नहीं बिक जाएगा प्रोडक्ट, उसको भी 6 महीने साल भर का टाइम लगेगा टू ग्रो टू इट्स मैक्सिमम पोटेंशियल। जब तक वो ग्रो हो रहा है तब तक हम कहां आ जाते हैं, सिस्टम कैपेसिटी वाले एरिया के अंदर आ जाते हैं, कि हमने लगाया तो 20,000 का था, लेकिन अभी हमारा 20,000 का मार्केट नहीं है, 2,000 का मार्केट है, फिर 2.5 का होगा, फिर 4 का होगा, तो ये वाला एरिया। तो यहां पे भी डिमांड फोरकास्टिंग अपना रोल प्ले करती है कि किस तरह से ग्रोथ होएगी, कब मेरे को नए एम्प्लॉइज चाहिएंगे, कब मेरे को नए गोडाउन्स चाहिएंगे। अभी तो 2,000 के लिए मेरा जो एग्जिस्टिंग गोडाउन है वही चल जाएगा, लेकिन जब मैं 10,000 पे पहुंचूंगा मेरे को 3 नए गोडाउन्स चाहिएंगे। ये जो आइडिया है, तो डिमांड फोरकास्टिंग यहां पर भी है, फिर डिमांड फोरकास्टिंग एग्रीगेट प्लानिंग में भी आ जाएगी, और फिर डिमांड फोरकास्टिंग नीचे के लेवल्स पर भी चली जाएगी। हाँ, एग्रीगेट प्लानिंग क्या हो गया हमारा, टेक्टिकल। ये था एक गाइड, एक गोल, एक ऑब्जेक्टिव जिसकी तरफ हम मूव कर रहे थे। लेकिन यहां की जब हम बात करते हैं एग्रीगेट प्लानिंग की, तो उस केस में अब क्या हो रहा है कि मैं एकदम 10 साल बाद की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये देख रहा हूं कि अगले 1 साल के अंदर क्या होगा, मेरा बजट क्या है, मैं कितना सेल करने का टारगेट रख रहा हूं, मैं कितना सेल कर पा रहा हूं, पीछे के रिपोर्ट्स देख करके आगे का प्लान करना। तो ये करीब करीब 1-1.5 साल इस तरह का प्लान हो रहा है। तो ये डिमांड फोरकास्टिंग उस लेवल पर आ गई। अब जैसे अभी जो कोरोना का टाइम चल रहा है, तो सब ने अपनी डिमांड्स को क्या कर लिया, रिवाइज कर लिया। सब ने क्या किया, अपने क्वार्टर की डिमांड को रिवाइज किया, अपने अगले 3 क्वार्टर, अगले 4 क्वार्टर को रिवाइज किया, अगले 2 साल तक को रिवाइज किया है। तो दिस इज नॉट अ लॉन्ग टर्म डिसीजन, ये क्या है, मीडियम टर्म डिसीजन है। वी ऑल नो कि कोरोना की वैक्सीन आएगी, काम चल रहा है। हाँ, वो उसके अंदर 6 महीने लग सकते हैं, साल लग सकता है, 2 साल लग सकता है, बट थिंग्स विल बी नॉर्मल, और वापस से सारा का सारा उसी तरह से बिकना शुरू हो जाएगा। तो वो वाली जो डिमांड फोरकास्टिंग है वो क्या हो गई, टेक्टिकल हो गई, एग्रीगेट प्लानिंग के लेवल पर हो गई। एग्रीगेट प्लानिंग क्या है उसको तो आज हम पढ़ेंगे डिटेल के अंदर, बट आइडिया इज, मैंने वापस से डिमांड फोरकास्टिंग पे इतनी ज्यादा बात इसलिए की सो दैट वी अंडरस्टैंड कि कहीं पे भी क्लियर कट लाइंस नहीं होती है, बाउंड्रीज नहीं होती है, बॉर्डर्स नहीं होते हैं कि इससे आगे स्ट्रेटेजिक है, इससे पहले टैक्टिकल है, दिस इज मीडियम टर्म, दिस इज लॉन्ग टर्म, ऐसा नहीं होता है। डिमांड फोरकास्टिंग की बात कर रहे हैं तो वो सब जगह चल रही है। मैगी का भी हमने एग्जाम्पल लिया कि उनकी जो पैकेजिंग का है, जो कलर स्कीम है, वो 35 साल 40 साल से चल रही है। तो वो कोई लॉन्ग टर्म डिसीजन थोड़ी था, वो कोई सीईओज ने बैठ करके थोड़ी लिया था, टॉप लेवल मैनेजमेंट ने थोड़ी लिया था, मिडिल लेवल मैनेजमेंट ने लिया था। उन्होंने एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी हायर की जिसने उनको अच्छी पैकेजिंग दी, उन्होंने उनको एक मैगी कैंपेन बना करके दी, 2 मिनट नूडल्स दिया। अब ये 2 मिनट नूडल्स उनकी जो पंच लाइन है वो 30 साल से चली आ रही है। तो इट वॉज नॉट अ लॉन्ग टर्म डिसीजन, इट वॉज अ पंच लाइन। पंच लाइन्स होती है जो चल जाती है तो सालों चलती है, नहीं चलती है तो हम 6 महीने साल के अंदर रिवाइज कर देते हैं। फाइन। सो आइडिया इज कि इस तरह से हम एकदम क्लियर कट ये ना सोचें कि दिस इज लॉन्ग, दिस इज शॉर्ट, दिस इज स्ट्रेटेजिक, दिस इज टैक्टिकल।
बट इन एनी केस लास्ट टाइम हमने कैपेसिटी प्लानिंग की बात की थी, जिसमें डिजाइन कैपेसिटी और सिस्टम कैपेसिटी की बात की थी। मैंने ये वापस से इसलिए लिखा है क्योंकि यहां से हमारा आज डिस्कशन शुरू होगा कि इन दोनों की अगर बात करें, सिस्टम कैपेसिटी एंड एग्रीगेट प्लानिंग। सिस्टम कैपेसिटी में क्या हो रहा था, इफ यू रिमेंबर द प्रीवियस लेक्चर, कि हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी से थोड़ा अगर ज्यादा चाहिए या थोड़ा अगर कम चाहिए तो उसका क्या किया जाए, यही था ना हमारा। अगर एक एग्जांपल भी हमने लिया था लास्ट टाइम, अगर आपको क्लिक हो रहा है, याद आ रहा है कि भाई हम 1000 यूनिट्स बनाते हैं हमेशा, अब अगर हमारे को 1200 की जरूरत पड़ गई तो फिर क्या किया जाए। 1000 की हमारी सिस्टम कैपेसिटी है, हमने जो अभी सारा कुछ अपना शिफ्ट्स डिजाइन कर रखी है, एम्प्लॉइज रखे हुए हैं, मशीन्स लगा रखी है, वो 1000 के हिसाब से लगा रही। अब अगर डिमांड 1200 की आ गई तो क्या किया जाए। तो इफ यू रिमेंबर हमने कुछ स्ट्रेटेजीज देखी थी, वो क्या थी, हायर एंड फायर। फिर एक स्ट्रेटेजी देखी थी हमने सब कॉन्ट्रैक्ट, जिसको आउटसोर्सिंग भी कह सकते हैं, एंड इट वर्क्स बोथ वेज। मैं किसी और से ये एडिशनल 200 यूनिट्स बनवा सकता हूं। अभी क्या हो सकता है, 1000 में बना रहा हूं, 200 एक्स्ट्रा चाहिए, तो यू कैन हायर सम पीपल, या फिर यू कुड सब कॉन्ट्रैक्ट दिस टू समवन एल्स। हमने देखा था कि अगर प्रोडक्ट होमोजीनियस है, इतना ज़्यादा ब्रांडिंग का इतना ज़्यादा क्वालिटी डिफरेंस नहीं है, तो फिर आप दूसरे से ले लीजिए। हमने टॉयज़ का एग्जाम्पल लिया था कि दोनों ही जने बाहर से ला करके, सेम कंट्री से ला करके असेंबल कर रहे हैं, सिर्फ सुरेश एंड रमेश का ब्रांड बना रखा है टॉय का, तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग से आप ये 200 एडिशनल यूनिट्स निकाल सकते हैं, या फिर ओवर टाइम से आप ये 200 एडिशनल यूनिट्स निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हमने लास्ट टाइम देखा था। हाँ, अब ये अगर आपकी थोड़ी सी कम हो जाती है और 800 ही रह जाती है, तो अब होगा ये कि मेरी सिस्टम कैपेसिटी तो, लीव डिजाइन कैपेसिटी असाइड, डिजाइन कैपेसिटी तो एक मैक्सिमम टाइम पे होती है। अब 16 घंटे की तो शिफ्ट नहीं होती है, तो हम वी कैन नॉट ब्रैग अबाउट कि भाई मेरी पूरी नहीं हो रही है, डिजाइन कैपेसिटी वेस्ट हो रही है, उसका हम नहीं कर सकते। बट जब हमने एक सिस्टम कैपेसिटी डिजाइन कर ली है, उसमें अगर 1200 की रिक्वायरमेंट आ गई, तो ये 3 मेथड्स हम यूज कर सकते हैं। कैपेसिटी प्लानिंग में लास्ट टाइम हमने देखा था 800 की डिमांड आ गई, तो भी हम इन 3 से काम चला सकते हैं। कैसे, हम फायर करना शुरू कर देते हैं, या फिर हम सब कॉन्ट्रैक्टिंग लेनी शुरू कर देते हैं। पिछली बार हम सब कॉन्ट्रैक्ट किसी को दे रहे थे, इस बार जो वो था उसकी तरह से हम ले लेते हैं कि भाई किसी के अगर 100-200 कम पड़ रही है तो मुझसे बनवा ले, तो मैं उसकी 100-200 बनाऊंगा, तो 800 का तो मेरा मार्केट शेयर है, 200 किसी और की बनाऊंगा, मेरा पूरा 1000 हो जाएगा। इसका मतलब मैंने अपनी सिस्टम कैपेसिटी पूरी यूटिलाइज कर ली। हाँ, ओवर टाइम यहां काम नहीं आएगा। अगर नीचे की तरफ चली जाती है डिमांड हमारी, लेट अस गिव देम सम नंबर्स, लेट अस कॉल दिस 1 2 3। तो इस केस में तो स्ट्रेटजी 1 और 2 और 3 कोई भी स्ट्रेटजी आप लगा सकते हैं। अगर ये कम हो गई हमारी, ये क्या है, सिस्टम कैपेसिटी, और ये दोनों क्या हो गए हमारे, लेट्स से कि डिमांड इतनी आ गई या इतनी आ गई, ये फर्स्ट केस एंड दिस बिकम्स योर सेकंड केस। अब अगर 1000 की आपकी सिस्टम कैपेसिटी है कि भाई हम 1000 बना सकते हैं, हमने सारा कुछ इस हिसाब से शिफ्ट वगैरह एडजस्ट कर लिया है, और 1200 की डिमांड आ जाती है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड आर योर मेथड्स, इनसे आप अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा कभी कम हो गई तो ठीक है, हायर की जगह मैं फायर कर दूंगा, काम चल जाएगा। सब कॉन्ट्रैक्टिंग में दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट देने की बजाय दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट लेकर के अपना काम चला लूंगा। 800 का तो मेरा डिमांड है, 200 किसी और की बना लूंगा, तो मेरी 1000 की सिस्टम कैपेसिटी यूटिलाइज हो जाएगी। ओवर टाइम क्या करना है, ऑलरेडी 1000 की कैपेसिटी है, हमारे को तो कम चाहिए, तो ओवर टाइम तो होगा नहीं। यहां पे हमारी एक फोर्थ स्ट्रेटेजी जो आ जाती है, वो क्या होती है, कांस्टेंट प्रोडक्शन। इसको हमने लास्ट टाइम नहीं लिया था, क्योंकि ये जनरली एग्रीगेट में, कैपेसिटी प्लानिंग में यूज नहीं करके एग्रीगेट में यूज की जाती है। बट अगेन हम इन स्ट्रेटेजीज को देखें तो यहां अगेन वो कोई ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है कि ये यहीं पर यूज होगी या ये यहीं पर यूज होगी। राइट नाउ व्हाट वी आर टॉकिंग इज कि सिस्टम कैपेसिटी और एग्रीगेट प्लानिंग के अंदर स्ट्रेटेजी सेम है। कांस्टेंट प्रोडक्शन का क्या रूल होता है कि आपकी डिमांड अगर 800 पे डिप हो गई है, कोई बात नहीं, आप अपनी 1000 यूनिट्स बनाते जाओ। क्या होगा उससे, डिमांड 800 की है,
बट आई एम स्टिल मेकिंग 1000 यूनिट्स, उससे क्या होगा, प्लस 200 की मेरे पास इन्वेंट्री बन जाएगी। इन्वेंट्री इकट्ठी हो जाएगी 200 की, कोई बात नहीं, हो जाने दो। अगले पीरियड में हो सकता है ना ये डिमांड 1200 हो जाए, तब हम इस 200 को सप्लाई कर देंगे। दैट इज द आइडिया बिहाइंड कांस्टेंट प्रोडक्शन। क्या आप एक लेवल के ऊपर अपना प्रोडक्शन चलाते रहो, अगर आपकी सिस्टम कैपेसिटी 1000 की है तो आप 1000 से बनाते रहो। कभी कम होगा तो कभी ज्यादा हो जाएगा, कम के टाइम में हम सेव कर लेंगे, ज्यादा के टाइम में उसको सप्लाई कर देंगे। दैट इज द आइडिया बिहाइंड कांस्टेंट प्रोडक्शन। ऑल दीज आर नोन एज प्योर स्ट्रेटजीज। अगर आप इनमें से कोई एक स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं तो इट इज अ प्योर स्ट्रेटजी। जनरली ये प्योर स्ट्रेटजीज यूज नहीं करते हैं हम बिजनेस में, क्या यूज करते हैं हम, अ मिक्स ऑफ दीज। तो वी मेक यूज ऑफ मिक्स स्ट्रेटजीज। प्योर तो क्या होती है, एक समझने के लिए होती है, गुड्स एंड सर्विसेज, प्योर प्रोडक्ट्स इन देयर प्योर शेप्स, 100% गुड 100% सर्विस, ऐसा कुछ होता तो है नहीं। कंसेप्चुअली ये समझ में आ गया कि गुड्स वो हैं जो स्टोर किए जा सकते हैं, गुड्स वो हैं जो सेम वैल्यू के लिए किसी और को ट्रांसफर किए जा सकते हैं, सर्विसेज वो हैं जो स्टोर नहीं की जा सकती है, कंज्यूम करनी पड़ती है, किसी और को ट्रांसफर नहीं की जा सकती। तो ये बहुत एक्सट्रीम है। लेकिन अब अगर हम पूरा देखें तो बाय एंड लार्ज किसी के अंदर गुड्स का कंपोनेंट ज्यादा होता है, किसी में सर्विसेज का कंपोनेंट ज्यादा होता है। इसका मतलब जब आप एक गुड लेते हो तो उसमें सर्विस भी आती है, जब आप एक सर्विस लेते हो तो उसमें एक गुड भी आता है। सर्विस क्या लेते हैं हम, ट्रेन के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं तो दैट इज अ सर्विस, लेकिन उसमें कुछ गुड्स भी मिलते हैं। वो गुड्स क्या हैं, एक टिकट मिलता है आपको। अब अगर ऐसे हजारों टिकट में इकट्ठे कर लूं तो वो 1 किलो हो जाएंगे। 1 किलो को रद्दी को मैं बेच सकता हूं 10 रुपए किलो में। इसका मतलब वो सर्विस मिल रही थी, उसके साथ मुझे गुड्स भी मिल रहे थे जिनकी कुछ और यूटिलिटी तो थी। उन सब टिकट्स को मैं जला करके हाथ सेक सकता हूं। तो द आइडिया इज कोई भी चीज 100% इधर या इधर नहीं होती है। कंसेप्चुअली समझने के लिए हम किसी भी चीज को गुड या सर्विस कहते हैं। कंसेप्चुअली समझने के लिए हम किसी को भी हायर फायर, सब कॉन्ट्रैक्ट, ओवर टाइम और कांस्टेंट प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी कहेंगे। बट जब हम उसको इंप्लीमेंट करते हैं तो जनरली वी गो फॉर अ मिक्स ऑफ दी स्ट्रेटेजीज। ठीक है, सो ये कंसेप्ट समझ में आया कि 1000 से 1200 जाओगे तो यू कुड मेक यूज ऑफ 1, 2 एंड 3। हाँ, अब इसके अंदर 800 पे आ गए तो वी कुड मेक यूज ऑफ 1, 2 और 4। ओवर टाइम तो क्यों कराएंगे हम, जब कम चाहिए तो फिर ज्यादा काम क्यों कराना है लोगों से। तो यहां पे एक फोर्थ स्ट्रेटेजी आ जाती है, दैट इज कांस्टेंट प्रोडक्शन। कि आप कांस्टेंट प्रोडक्शन से चलते रहिए, कम होगी जब स्टोर कर लेंगे, ज्यादा होगी। हाँ, ये फोर्थ जो है ये यहां भी ओपन है, क्योंकि जब आप 800 पे फंसे थे तब आपने सेव किया था, और जब 1200 पे पहुंचे तो आपने उससे सर्व कर दिया, जो यहां बचाया था वो यहां पे सप्लाई कर दिया। फाइन। सो यहां पे तो ये चारों स्ट्रेटेजीज चल जाएंगी, यहां ये 3 स्ट्रेटेजीज चल जाएंगी। तो दिस इज, अब तक का जो डिस्कशन था वो सिर्फ ये दिखाने के लिए था कि ऐसा कुछ नहीं है कि कैपेसिटी सिर्फ स्ट्रेटेजिक में चला जाएगा, एग्रीगेट सिर्फ टेक्टिकल में आ जाएगा। कैपेसिटी इटसेल्फ का अगर हम 2 टुकड़े कर दें तो यहां पे हमारे को क्या मिल गया, ये सारा कंपोनेंट कौन सा हो गया, टेक्टिकल का हो गया। कि एग्रीगेट इज ऑल्सो टेक्टिकल, और कैपेसिटी का भी अगर हम सिस्टम कैपेसिटी एस्पेक्ट देखें, जहां पे हम जो मिसमैचेस हैं, थोड़ी डिमांड ज़्यादा आ गई, थोड़ी डिमांड कम आ गई, हमने 20,000 का डिज़ाइन कैपेसिटी लगाया बट लगाते ही तो 20 बिकेगा नहीं, 2 साल 5 साल बाद बिकेगा। तो ये जो मेकअप्स हैं ये सारे का 2 साल 5 साल किस में आ जाता है, मीडियम रेंज में आ जाता है, टेक्टिकल में आ जाता है। दिस इज, तो आइडिया इज कि कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि कैपेसिटी सिर्फ उधर रहेगी, गुड्स इधर है, सर्विसेज इधर है। देयर इज एन ओवरलैपिंग सेक्शन। डिमांड फोरकास्टिंग है तो डिमांड फोरकास्टिंग अभी हमने देखा सब लेवल्स पर चलती है। दिस इज द आइडिया बिहाइंड अभी का डिस्कशन, कि कुछ भी आप स्ट्रिक्ट लाइंस ड्रॉ नहीं करें। हाँ, टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट एग्रीगेट प्लानिंग। सिस्टम कैपेसिटी के टाइम भी हमने यही स्ट्रेटेजीज देखी थी, प्योर स्ट्रेटेजीज होती थी। और हाँ, हमने बात नहीं की थी इसके बारे में कि मिक्स्ड होती है। आज हम उसके न्यूमेरिकल्स भी कर लेंगे, क्योंकि यहां पे भी यही स्ट्रेटेजीज है, यहां पे भी यही स्ट्रेटेजीज है। तो अब जब हम इनको सीखेंगे तो पता पड़ेगा कि हाँ ठीक है, अगर यहां भी प्रॉब्लम आ रही है तो आई कैन सॉल्व इट यूजिंग दीज और अ मिक्स ऑफ दीज। एग्रीगेट प्लानिंग करते टाइम भी I could make use of 4 of these or a mix of these. Fine. तो अब अपन डिस्कशन शुरू करते हैं अपना एग्रीगेट प्लानिंग के ऊपर। एग्रीगेट प्लानिंग के अंदर वी हैव दीज स्ट्रेटजीज, जिनको आप चाहें तो
एज अ प्योर स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं, और वी कुड मेक यूज ऑफ अ मिक्स ऑफ दीज. दिस विल बी आवर टुडेज टॉपिक, एग्रीगेट प्लानिंग. Pure strategies, hire, fire, subcontract, overtime. We have discussed these strategies in detail in previous lecture. Constant production का क्या आइडिया है कि आप एक लेवल के ऊपर अपना constant production करते रहो. जैसे अभी 1000 हो गया था तो आप 1000 पे चलाते रहो. आप अपना लॉजिकली सोच लो जितना भी चाहिए उस लेवल पर प्रोडक्शन करते रहो. कभी कम होगा, कभी ज़्यादा होगा, और अल्टीमेटली आप देखोगे कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ स्टोर किया, कुछ सप्लाई किया, और सब कुछ सप्लाई हो गया. फाइन. सो अब हम इनको स्ट्रेटजीज को लेते हैं और एक न्यूमेरिकल बना लेते हैं. उसकी हेल्प से हम इनको फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. तो वो न्यूमेरिकल कैसा रहेगा, आई विल पुट डाउन द वैल्यूज, और उनकी हेल्प से ही अपन आगे एडवांस करते हैं. उस न्यूमेरिकल के लिए हमने ऐसा कुछ सोचा है. Demand for next 8 periods are expected to be 300, 200, 500, 700, 600, 300, 200, 400. These are the expected demands for next 8 periods. अब हमारे को एक स्ट्रेटेजी डिवाइस करनी है, और स्ट्रेटेजी नहीं डिवाइस करनी है, हमारे को क्या कहा गया है, these are the expected demands and we need to find out total cost of all these strategies. तो इन सब स्ट्रेटेजीज की हम टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे, और इनमें से जिसमें मेरे को बेस्ट लग रहा होगा, जिसमें मेरी टोटल कॉस्ट सबसे कम लग रही होगी जिस स्ट्रेटेजी को अडेप्ट करने की, उसको हम फॉलो कर लेंगे. वो मेरे लिए परफेक्ट स्ट्रेटेजी बन जाएगी. तो आइडिया इज कि ये डिमांड है, पहले हम इसके अंदर ये प्योर स्ट्रेटेजी लगा के देखते हैं, फिर ये लगाते हैं, फिर ये लगाएंगे, फिर ये लगाएंगे, तो पता पड़ जाएगा कि किस में सबसे कम आ रही है कॉस्ट, उसको लगा लेंगे. फिर हम एक मिक्स स्ट्रेटेजी का भी केस लेकर के देखेंगे. सो दिस इज व्हाट विल ट्राई टू डू. Now, before we get on with applying these strategies, aggregate planning होता क्या है, कैपेसिटी प्लानिंग क्या होता है, ये हमारे को समझ में आ गया. और इनफैक्ट प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल क्या होता है, ये हमारे को समझ में आ गया कि भाई प्रोडक्शन के लिए सारी प्लानिंग करना. प्रोडक्शन के लिए प्लानिंग का क्या मतलब है, मशीन्स कौन सी आएंगी, कितनी आएंगी, कितने बड़े एरिया के अंदर उन मशीन्स को लगाया जाएगा, गोडाउन्स कैसे रहेंगे, ये सारी प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल हो गई. फिर कैपेसिटी प्लानिंग, उस पूरी प्लानिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल जो पूरी प्लानिंग है, उसको हमने कुछ अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड किया. उसमें पहले हमने देखी कैपेसिटी प्लानिंग. कैपेसिटी प्लानिंग ने मेरे को बाय एंड लार्ज क्या बताया कि कौन सी मशीन्स ले आइए आप, लॉन्ग टर्म के लिए कौन सी मशीन्स लाना सही रहेगा, जिससे कि आपकी एक डिजाइन कैपेसिटी बन जाए कि भाई इतना मैं बना सकता हूं. फिर ऑब्वियसली उस डिजाइन कैपेसिटी की आज जरूरत नहीं होगी, उस डिजाइन कैपेसिटी पे आज काम नहीं कर सकेंगे. 20,000 यूनिट्स पर मंथ की अगर हम यूनिट लिया है और मशीन लिया है तो इतना आज बिकता नहीं है. नई कंपनी है हमारी, नया प्रोडक्ट है, तो इतना बिकेगा नहीं. तो ऑब्वियसली हम डिज़ाइन कैपेसिटी पे काम नहीं करते, फिर हम सिस्टम कैपेसिटी पे काम करते हैं, जहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं कि इतने घंटे की शिफ्ट होगी, इतने लोग आ जाएंगे, इतना रॉ मटेरियल आएंगे, इस गोडाउन के अंदर रख देंगे. दैट वॉज सिस्टम कैपेसिटी. अब अगर उसके अंदर कहीं पे थोड़ा बहुत हम आगे जाते हैं और थोड़ा ज़्यादा कम आने लग जाता है, तो फिर क्या किया जाए, वी कुड मेक यूज ऑफ आइदर ऑफ दीज 4 प्योर स्ट्रेटजीज. तो वो कैपेसिटी प्लानिंग की वहां तक बात हुई थी. एग्रीगेट प्लानिंग क्या है कि जब भी आप एक फैक्ट्री शुरू करते हैं, फैक्ट्री सेटअप करते हैं या सर्विस देते हैं, सर्विस भी ले लीजिए आप, सर्विस कुड बी योर पोस्ट, सर्विस कुड बी इंश्योरेंस, सर्विस कुड बी बैंक, सर्विस कुड बी रेस्टोरेंट, सर्विस कुड बी अ ढाबा, ये जो चौपाटी पे ढाबे लगे हुए होते हैं, सर्विस कुड बी दैट थिंग. सर्विस कुड बी अ बस, एन ऑटो.
तो कोई भी सर्विस हो सकती है, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है। आप कोई प्रोडक्ट की बात कर लीजिए, तो कभी भी आप जब एक सर्विस इंडस्ट्री में जाते हैं और अपना एक सेटअप खड़ा करते हैं, या आप प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, आप मसाले बनाएंगे, आप आटा बनाएंगे, आप खेती करेंगे, आप स्टील का काम करेंगे, आप कार मैन्युफैक्चर करेंगे, आप टायर्स मैन्युफैक्चर करेंगे, जब भी आप कुछ करते हैं, ऐसा नहीं होता है कि मैं मारुति की स्विफ्ट के लिए ही टायर बनाऊंगा। नहीं, जब मैं मारुति की स्विफ्ट के लिए टायर बना रहा हूं, तो थोड़ा सा टायर का साइज छोटा बड़ा करके मैं डिजायर के लिए भी बना दूंगा, थोड़ा सा टायर छोटा बड़ा करके मैं वैगनार के लिए भी बना दूंगा। और जब सारी कार्स के लिए तो बना ही रहे हैं, कार्स तो इतनी ज्यादा बिकती नहीं है और टू व्हीलर सेगमेंट ज्यादा बड़ा है, टू व्हीलर्स के लिए भी मैं टायर्स बना दूंगा। आइडिया इज, मैंने बनाने तो टायर शुरू किए थे और एक पर्टिकुलर कार को देख करके शुरू किए थे, लेकिन हुआ क्या, उस कार से फिर मैं दूसरी कार्स पे चला गया, मारुति के साथ फिर मैं टाटा पे चला गया, हुंडई पे चला गया, टू व्हीलर्स में आ गया, होंडा पे आ गया, हीरो पे आ गया, काइनेटिक पे चला गया, तो सबके ऊपर चला गया मैं। तो वही टायर कंपनी के, वही टायर मैन्युफैक्चरर के लिए रॉ मटेरियल क्या आएगा, सब में रबर आएगा। वो रबर आएगा, उसको पिघाला जाएगा, सांचे बने हुए होंगे, एक पर्टिकुलर गाड़ी का एक साइज होगा, उस हिसाब से वो बन जाएगा। अब जब हम घर के अंदर, रसोई के अंदर खाना बनाते हैं, तो क्या हम उसके अंदर एक छोटी पूड़ी बनाने के लिए और उससे एक बड़ा पराठा बनाने के लिए और उससे बड़ी एक रुमाली रोटी बनाने के लिए क्या हम अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स लाएंगे, या उसी बेलन एंड चकला के ऊपर हमारा सारा सामान बन जाएगा? बन ही जाएगा। तो आइडिया इज, सेम मशीन के ऊपर अलग अलग एफर्ट लगा के, अलग अलग रॉ मटेरियल लगा के, इन तीनों में रॉ मटेरियल अलग होगा, पराठे में अलग होगा, पूड़ी में अलग होगा, रुमाली रोटी में अलग होगा, लेकिन उसी मशीन पे अलग रॉ मटेरियल के साथ, अलग एफर्ट के साथ, अलग टेक्निक के साथ, अलग टाइमिंग के साथ, कितनी देर बेला जाए, कितनी देर सेका जाए, हम अलग अलग प्रोडक्ट बना पा रहे हैं। सेम इज विद टायर मैन्युफैक्चरर। वही रबर आएगा, लेकिन हाँ ठीक है, उसका मोल्ड अलग अलग होंगे, किसी के अंदर ग्रिप के लिए कुछ अलग बना दिया जाएगा, किसी का साइज अलग होगा, किसी का टायर मोटा बनाना पड़ेगा, किसी का टायर पतला बनाना पड़ेगा। बाइक्स होती हैं, उनमें पीछे का टायर थोड़ा बड़ा मोटा होता है, आगे का टायर थोड़ा पतला होता है। यही तो फर्क आ रहे हैं। रॉ मटेरियल सेम है, कंसेप्चुअली सभी सेम है, कि वो गोल होगा, सर्कुलर होगा, उसके अंदर एक ट्यूब बैठाने की जगह होनी चाहिए। हाँ, आजकल ट्यूबलेस आ रहे हैं, तो वो टेक्नोलॉजी हो जाएगी। बट सेम टायर मैन्युफैक्चरर कैन मैन्युफैक्चर 100 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टायर्स। पेन मैन्युफैक्चर, रेनॉल्ड्स ले लीजिए, रोटोमैक ले लीजिए, सेलो ले लीजिए। अब जब सेलो की हम बात करते हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि वो एक ब्लू कलर का वो ट्रांसपेरेंट बॉडी का ही पेन बनाता है। भाई, किसी भी पेन में क्या होता है, देयर हैज टू बी अ बॉडी, देयर हैज टू बी अ रिफिल, देयर हैज टू बी अ निब, देयर हैज टू बी इंक। अब उनको असेंबल करने का, उनकी डिजाइन अलग अलग हो सकती है। तो व्हेन सेलर मैन्युफैक्चर्स पेन्स, तो वो सारी तरह के मैन्युफैक्चर कर लेता है, क्योंकि अल्टीमेटली मटेरियल तो वही आ रहा है। प्लास्टिक आ रहा है, इंक आ रही है, स्टील आ रहा है उसकी निब के लिए, तो सब कुछ वो आ तो रहा ही है अपने पास, तो उसको ही तो थोड़ा सा इधर उधर करना है। तो when Cello manufactures pens, it manufactures 50 different types of pens. When Maruti manufactures a car, it manufactures 50 different types of cars. When MRF or C8 or Shell manufactures a tire, it manufactures 100 different types of tires. When bank sells a product, बैंक का कोर क्या है, क्या पैसा जमा कराओ और वो आपके 3% 4% ब्याज देगी, यही है उसका कोर फंक्शन। लेकिन बैंक क्या करता है, इंश्योरेंस भी बेचना शुरू कर देता है। बैंक क्या करता है, आपको लॉकर्स भी प्रोवाइड करने शुरू कर देता है। रेस्टोरेंट का काम क्या है, कि आपको फूड प्रोवाइड किया जाए, लेकिन वो आपको स्नैक्स भी प्रोवाइड कर देता है, वो आपको सूप भी प्रोवाइड कर देता है। वहां गए तो थे हम खाना खाने के लिए, लेकिन वो आपको सूप्स भी दे रहा है, वो मैगी भी दे देगा। आइडिया इज, जब हम कोई एक चीज करने जाते हैं, तो सेम सेट ऑफ मशीन्स के साथ, सेम सेट ऑफ रॉ मटेरियल्स के साथ ट्रीटमेंट चेंज करके हम अलग अलग प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। जब हम सोप्स की बात करते हैं, तो हर सोप के अंदर होना क्या, अल्टीमेटली कुछ केमिकल्स होने हैं, कुछ पैकेजिंग होनी है, कुछ साइज होगा, 75 ग्राम्स का होगा, 125 ग्राम्स का होगा, और फिर वो 3 को पैक करके एक बड़ा पैक बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं सोप्स का कंसेप्ट तो सभी का सेम है, सभी का रॉ मटेरियल तो सेम है। तो फिर क्या करते हैं, हम एक सोप नहीं बनाते, हम क्या करते हैं, 4-5 सोप्स बनाते हैं। डेटॉल भी आ रहा है, तो एक कन्वेंशनल डेटॉल आ रहा है, उसके साथ 2 नए अलग डेटॉल आ रहे हैं, एक ब्लू कलर का डेटॉल अलग आ रहा है। पियर्स आ रहा है, तो पियर्स जो कन्वेंशनली आता था ग्लिसरीन सोप, वो अलग आ रहा है। अब ग्लिसरीन सोप के चक्कर में तो पियर्स फंस गया था कि सर्दी में ही चलता था, वो नीला भी निकाल दिया, जो कि गर्मियों के लिए अच्छा है आपके लिए, क्योंकि सेम मशीन्स है, सेम इनपुट है, थोड़ा सा रॉ मटेरियल को कम ज्यादा कर लिया। किसी में मैदा ज्यादा हो गया, किसी में आटा ज्यादा हो गया, किसी में अजवाइन हो गई, किसी में आलू का मसाला हो गया। दैट इज द डिफरेंस। तो सोप्स के अंदर भी उसी तरह का डिफरेंस आ रहा है। सो व्हाट वी
नीड टू अंडरस्टैंड इज एग्रीगेट प्लानिंग क्या करता है, पेयर्स का जो कन्वेंशनल मॉडल था उसकी डिमांड नहीं बताता है, पेयर्स का जो ब्लू वाले मॉडल की डिमांड है उसकी डिमांड नहीं बताता है, डेटॉल का जो रेगुलर डेटॉल है उसकी डिमांड नहीं बताता है और ब्लू वाले डेटॉल की अलग डिमांड नहीं बताता है, लाइफ बॉय का जो एक पुराना लाइफ बॉय आता है जो कन्वेंशनल लाइफ बॉय है उसकी डिमांड अलग और दूसरे की डिमांड अलग नहीं बताएगा, सेलो का पेन 1 पेन 2 पेन 3 की डिमांड अलग नहीं बताएगा, मारुति को स्विफ्ट की डिमांड अलग और स्विफ्ट डिजायर की अलग नहीं बताएगा। एग्रीगेट प्लानिंग क्या बताता है कि पूरी फैक्ट्री के अंदर हमारे को कितने की जरूरत है। इफ वी आर प्रोड्यूसिंग 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स ए बी सी डी, तो एग्रीगेट प्लानिंग क्या करता है, ये सब कितने चाहिएंगे, आई नीड 400 यूनिट्स ऑफ ए, 500 यूनिट्स ऑफ बी, 1100 यूनिट्स ऑफ सी एंड 1000 यूनिट्स ऑफ डी, और एग्रीगेट में मेरे को क्या चाहिएगा 3000। ये है एग्रीगेट प्लानिंग। दिस इज एग्रीगेट प्लानिंग कि 3000 यूनिट्स चाहिए, दिस इज एग्रीगेट प्लानिंग। और अगर इन नंबर्स को ले लूं तो आज हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन दिस इज एमपीएस, मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल। तो आई सपोज एग्रीगेट प्लानिंग क्या है ये समझ में आया। एग्रीगेट प्लानिंग एज द नेम सजेस्ट, एग्रीगेट, एग्रीगेट मतलब टोटल। एक कंपनी जो 4 अलग अलग प्रोडक्ट्स बना रही है, उन चारों प्रोडक्ट्स का कितनी टोटल डिमांड रहेगी, कितना टोटल बनाना है, क्योंकि अल्टीमेटली बनेगा तो कहां, वो एक ही फैक्ट्री में तो बनेगा। फैक्ट्री में काम तो महीने में कितने का होगा, 30 दिन का ही होगा। 8-8 घंटे की 2 शिफ्ट भी अगर आपने लगा रखी है तो 16 घंटे का काम होगा, 16 घंटे इंटू 3, 16 घंटे इंटू 30, डेली 16 घंटे का और 30 दिन तक काम होगा। तो काम तो इतना ही होना है। हाँ, अब उसमें क्या होगा, वैगनार के भी टायर्स बनाने होंगे, ऑल्टो के भी टायर्स बनाने होंगे, हीरो के भी टायर्स बनाने होंगे, होंडा के भी टायर्स बनाने होंगे, बाइक्स के भी टायर्स बनेंगे, स्कूटरेट्स के भी टायर्स बनेंगे, सारा बनाना उसी में। तो यू कुड हैव योर बाइक्स, स्कूटरेट्स, कार्स, बसेस। अब उन्हीं के अंदर वो शेल जो है हमारी कंपनी वो बनाई जा रही है, या मिचेलिन है, चाहे एमआरएफ है, चाहे सीएट है, जो भी है, अब उसके पास 4 प्रोडक्ट्स आ गए हैं, वो उन चारों के टायर्स बना रहे हैं। अगर ये पता पड़ रहा है, दिस इज आउटकम ऑफ एमपीएस, मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल। और अगर मैं इन सबको जोड़ दे रहा हूं, दैट इज एग्रीगेट प्लानिंग। डज दैट मेक सेंस? एग्रीगेट जोड़ दो सबको, यही तो होता है। एग्रीगेट मार्क्स कितने हैं? 3000। अल्टीमेटली कंपनी के लेवल पर जो हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, दैट इज एग्रीगेट डिमांड, और उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए जो प्लान बन रहा है, दैट इज एग्रीगेट प्लानिंग। नाउ, जैसा कि हमने इस एग्जांपल में लिया, यू कुड बी प्रोड्यूसिंग फॉर कार्स, यू कुड बी प्रोड्यूसिंग फॉर 2 व्हीलर्स, यू कुड बी प्रोड्यूसिंग फॉर बसेस एंड ट्रक्स। तो अगर आप एक टायर कंपनी है तो आप अपने अलग अलग 4 टाइप के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, बहुत बड़े सारे टायर्स बन रहे हैं इन दोनों के लिए। इनके लिए डायमीटर के अंदर कम है लेकिन थिक है, स्ट्रेंथ है। इसके अंदर डायमीटर के अंदर बड़े हैं, कार से बड़े हैं। तो अलग अलग साइजेस के टायर्स बन रहे हैं, बट बाय एंड लार्ज हर एक टायर के अंदर क्वालिटी तो क्या रहती है, सेम ही रहती है। प्रोसेस क्या रहता है, सेम ही रहता है। हर एक टायर एक होता है, उसके अंदर ट्यूब लगा दी जाएगी, या हो सकता है कि ट्यूबलेस है तो वो ट्यूबलेस मॉडल होगा। अल्टीमेटली जो भी है वो है तो टायर ही, प्रोसेस तो वही रहने वाला है, टाइम उतना ही लगने वाला है। रॉ मटेरियल ठीक है, किसी का रॉ मटेरियल ज़्यादा कम है तो अल्टीमेटली रॉ मटेरियल भी सप्लायर से आने वाला है। तो ये जो अब हो रहा है, अल्टीमेटली आई नीड रबर वर्थ 3000 टायर्स। मैं जब रबर की सोचूंगा तो मैं ये नहीं सोचूंगा कि अरे कार के लिए 400 यूनिट्स ऑफ रबर मंगाना है, ट्रक्स के लिए 1000 यूनिट्स वर्थ ऑफ रबर मंगाना है, ऐसा नहीं होगा। मैं क्या प्लान करूंगा कि 3000 यूनिट्स वर्थ ऑफ रबर मंगाना है, 3000 यूनिट्स वर्थ ऑफ प्रोसेसिंग मेरे को चाहिए। अगर 16 घंटे पर डे, 8 घंटे की 2 शिफ्ट, 16 घंटे पर डे करके 30 डेज के अंदर मैं 480 आवर्स के अंदर 300,000 यूनिट्स नहीं बना सकता, तो फिर मेरे को इनमें से कोई एक मेथड, मैकेनिज्म लगाना होगा जिससे कि मैं ये बना सकूं। मेरी लिमिट में, मेरी कैपेसिटी में, तो आई विल गो फॉर हायर फायर, ओवर टाइम, वॉट एवर, नहीं तो सब कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे। तो अल्टीमेटली द आइडिया इज वी नीड टू मेक यूज ऑफ दिस।
स्ट्रेटजीज। ये है हमारा एग्रीगेट प्लानिंग, कि आप अपने इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स को जोड़ लीजिए और फिर ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऊपर देखिए, अम्ब्रेला लेवल के ऊपर देखिए कि कैसे काम होगा। क्योंकि मेरे एम्प्लॉयज़ वही रहने हैं, मेरी सेल्स टीम वही रहनी है, अकाउंट्स टीम वही रहनी है, फाइनेंस टीम वही है, प्रोडक्शन टीम वही है, तो काम तो उनको करना है, भले प्रोडक्ट ए हो, बी, सी और डी हो। ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे तो मेरे को क्या करना है, 3000 यूनिट्स का एफर्ट लगाना है। सो दैट इज एग्रीगेट डिमांड, और इस डिमांड के लिए जो प्लानिंग हो रही है दैट इज एग्रीगेट प्लानिंग। जब सही एग्रीगेट प्लानिंग कर लेंगे हम तो इस सब को मैच कर लेंगे। और अब आने वाले लेक्चर के अंदर, आज तो अपना लेक्चर थोड़ा लेंदी हो गया है, तो आने वाले लेक्चर में क्या होगा, हम इनकी कॉस्ट्स भी देख लेंगे कि हायर फायर की क्या कॉस्ट है, सब कॉन्ट्रैक्टिंग की क्या कॉस्ट है। इफ इट इज गिवन तो हम देख लेंगे कि भाई टोटल कॉस्ट कितनी लग रही है। तो ये प्योर स्ट्रेटजीज को भी देख लेंगे, मिक्स्ड को भी देख लेंगे। एंड यस, ये जो 300, 200, 500, 700 दिए हुए हैं, ये इंडिविजुअल आइटम्स की डिमांड नहीं है, ये क्या है, एग्रीगेट डिमांड्स है। दीज आर डिमांड्स एट द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन में कितनी डिमांड है, 300 यूनिट्स की डिमांड है। हाँ, इस 300 को अगर ब्रेकअप किया जाए तो शायद मेरे को पता पड़े कि इस 300 के अंदर 3 प्रोडक्ट्स हैं, 75 यूनिट्स एक की चाहिए, 125 यूनिट्स एक की चाहिए और 100 यूनिट्स एक की चाहिए। बट फॉर मी द एग्रीगेट डिमांड बिकम्स, कितनी हो गई एग्रीगेट डिमांड, 300। तो मेरे को तो प्लान क्या करना है, 300 का करना है। हाँ, जब एक शिफ्ट शुरू हो गई तो उसमें बोल देंगे उसको कि कार का टायर बना लो 75, फिर उसको बोल देंगे 2 व्हीलर्स के टायर बना लिए जाए 125। तो दैट इज अ सेपरेट इशू। लेकिन ये जो डिमांड्स हैं ये एग्रीगेट्स हैं। फाइन। सो दिस इज इट फॉर आवर टुडेज डिस्कशन। नेक्स्ट टाइम व्हेन वी मीट हम इसको एडवांस करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे, देख के समझने की कोशिश करेंगे कि टोटल कॉस्ट किस तरह से प्ले करती हैं इन स्ट्रेटजीज में, किस तरह से हमारे को हायर करना है, फायर करना है या सब कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो किस तरह से हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही है। Until we meet next time, do take care. Thanks for watching. Bye-bye.